आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3। बेटे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। हमने 2 लेक्चर्स लिए। मैंने इन फर्स्ट 2 इंट्रो लेक्चर्स मैंने आपको बताने की कोशिश की that what I mean by performance, what I mean by management, what I mean by performance management, what are the performance measures, why we use standard costing, why it is named as variance analysis, what are standards, what is industry standards, what are personal standards, and what are the ways on the basis of which we can have standards। हम standards को estimate कैसे कर सकते हैं यार, historical data के basis पे। We can estimate on the basis of activity analysis, we can estimate on the basis of benchmarking, we can estimate on the basis of target costing। आपको लग रहा होगा कि वो शायद आपके पेपर में नहीं आएगा, मान लेते एक सेकंड के लिए नहीं आएगा, बट अब आज से जो आप करेंगे ना, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। जब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों, तो यू कैन रिलेट इट। बेटा रजिस्टर खोल लो, लेक्चर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस मैं आज से स्टार्ट करूंगा और मैं 4-5 लेक्चर्स लेने वाला हूं, बिकॉज मुझे जो कंसेप्ट्स बताने हैं वो 4-5 लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो सकते हैं। आज एक लेक्चर से आई कैन नॉट कंप्लीट इट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ऊपर हेडिंग लिखें, रजिस्टर ओपन कर लें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 3। मैं भूपेश आनंद। मैं आज भी अपने स्टडी रूम को बिल्कुल साफ रखता हूं यार। मैं जब पढ़ाई करता हूं ईमानदारी से, बिल्कुल कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ता हूं। इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं, बेटे मैं भूपेश आनंद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की बातें करूंगा। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक बात बताई थी कि एक होता है बजटेड प्रॉफिट, एक होता है बजटेड प्रॉफिट जो आप सोचते हो, और एक होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो एक्चुअली में होता है। Now there has to be some difference between sometimes from budgeted profit and actual profit। अच्छा, ये budgeted profit अगर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है। प्रॉफिट आता कैसे है? सेल्स माइनस कॉस्ट। बिकॉज दिस इज बजटेड प्रॉफिट, तो मैं यहां लिखूंगा बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट। अच्छा, बजटेड कॉस्ट कैसे आती है? इट इज अ सम टोटल ऑफ 3 कॉस्ट। वन इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज लेबर कॉस्ट, थर्ड इज ओवरहेड कॉस्ट। बिकॉज इट इज बजटेड, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बजटेड 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 बजटेड। बट इफ आई सी एक्चुअल प्रॉफिट, अगेन आई विल से एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एंड व्हेन आई से एक्चुअल कॉस्ट आई विल से एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। बेटे आज मैं आपको ये लॉजिकली बताने जा रहा हूं कि इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, अगर आपने जो फोरकास्टेड स्टेटमेंट्स बनाई थी उसके बजटेड प्रॉफिट में और एक्चुअल में डिफरेंस है, तो बेटे डिफरेंस कैन बी ड्यू टू सो मेनी रीजंस। देयर कैन बी अ चेंज इन द सेल्स एज कंपेयर टू बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स। These will be sales variances. There can be a difference in the material cost, material budgeted cost and actual material cost. It is named as material cost variance, जो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। There can be a difference, due to labor, budgeted labor and actual labor cost. That is named as labor cost variance. And there can be a difference due to overheads, कि हमने वो सोचे क्या थे और हो क्या गए। बेटे मैं भूपेश आनंद आज और अभी आने वाले 3-4 लेक्चर्स में आपके साथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस को करने वाला हूं। यकीन मानिएगा, आपने कहीं से भी पहले से भी, इफ यू हैव ऑलरेडी डन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, भाई साहब भूपेश आनंद का स्टाइल, भूपेश आनंद के लॉजिक्स, भूपेश आनंद के 4-5 लेक्चर्स अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो आपको एक नया ढंग मिलेगा सोचने का, दैट दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी तक जो किया था रट्टाफिकेशन थी। बेटे भूपेश आनंद एक भी पॉइंट को आपको रटवाने वाला नहीं है। मैं पहले फॉर्मूले को बताऊंगा, फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा, फॉर्मूले का लॉजिक बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे आपको एक टेबल बनवा के छू कर दूंगा कि भाई फॉर्मूला भी नहीं बनाना। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, नो नीड टू क्रैम द फॉर्मूलास। इतने सारे फॉर्मूलास कब तक याद करोगे यार? नहीं करना कुछ भी, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुने। और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक केस स्टडी, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ अ केस स्टडी। ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना यार, जब तक आई विल नॉट बी यूजिंग सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। केस स्टडीज नहीं करूंगा, आपको करके नहीं दिखाऊंगा। बेटे बोलना तो बहुत आसान है, मैं ऐसे लेक्चर ले लूं, हो गया हो गया हो गया, दिस इज मटेरियल प्राइस, दिस इज मटेरियल, समझ ही नहीं आने वाला। बेटे आपसे मैं मन से प्यार करता हूं, और आप मेरे से अगर सच में मन से प्यार करते हैं तो आपको ये सभी केस स्टडीज पूरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की लिखनी है। अब ये चार्ट आपको सबसे पहले लिखना है। नो डाउट ये चार्ट आपको अभी समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है, बट स्टिल
एक बार आप चार्ट प्रिपेयर तो कर लें, मैं फिर धीरे धीरे बताऊंगा ना इसके सारी एलिमेंट्स। आप पहले एक बार देख तो लें। आप कमर सीधी करें और हेडिंग लिखें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सब बच्चे लिखेंगे बेटा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कहानी किस्मत की, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आज मैं एक गाना भी दिखाऊंगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। व्हेन आई से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अभी अप टू फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। आई एम नॉट अवेयर कि जर्मन में, फ्रेंच में, जापानीज है, मुझे नहीं पता, मैं समझा भी नहीं रहा। आप बस मटेरियल की दो ब्रांचेस बनाइए। एक ब्रांच में आप लिखिए प्राइस और दूसरी ब्रांच में लिखिए यूसेज, आराम से। अभी देखेंगे क्यों लिखा प्राइस, क्यों लिखा यूसेज। फिर यूसेज की दो ब्रांचेस बनाइए, एक जगह लिखिए मिक्स और दूसरी जगह लिखिए यील्ड, और सब यूसेज भी उसका नाम है। बेटे ए टू जेड आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे। आलस नहीं करना, ढीलापन नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर द फ्लो चार्ट। बनाइए मटेरियल्स, मैंने कहा मटेरियल्स की दो ब्रांचेस बनाइए, बस बना दीजिए, प्राइस इनटू यूसेज। आपको पता है मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, है आप फ्लो चार्ट बनाने में इतनी आनाकानी कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मैंने इसे मटेरियल कॉस्ट आई मीन प्राइस इनटू क्वांटिटी। जो मैंने क्वांटिटी कंज्यूम की उसको अगर मैं गुणा कर दूं प्राइस से, कीमत से, जितने में मैंने खरीदा, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप एक ब्रांच बनाइए, एक प्राइस की, एक यूसेज की, क्वांटिटी की, और यूसेज की ब्रांच दो बना दीजिए। अभी देखेंगे व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग इट टू। ठीक है जी, चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बना दिया है। बेटे मेरी सारे लेक्चर्स अब प्रैक्टिकल टच देंगे, बिकॉज तभी आपको लॉजिकली बातें समझ आएंगी। व्हाट आई मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएंस एनालिसिस। मैंने आई वांट टू एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ फर्स्ट पॉइंट। मैं अभी आपको पहली ब्रांच ही समझाऊंगा आज, कोई टेंशन ही नहीं, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं। मैं अभी यही वाली ब्रांच आज के इस लेक्चर में दूंगा। छोटे छोटे लेक्चर से, छोटे छोटे कंसेप्ट से, छोटी छोटी बातें हैं। छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे। आपको आज बस यहां बताना है, फिर एक लेक्चर लूंगा आपको खाली इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में, इनके बारे में बताऊंगा, और लॉजिकली समझेंगे यार। कुछ जल्दी नहीं है कि बस कर लिया। आप बस उसके लिए आप दीपिका पादुकोण की एक केस स्टडी लिखो जी। हाँ, दीपिका रणवीर से जिसने शादी की है, हाँ जी बिल्कुल वही दीपिका। आप हेडिंग लिखिए ना, केस स्टडी ए, केस स्टडी ए। बेटे आप केस स्टडी ए में लिख रहे हैं दीपिका लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको दीपिका ने कुछ इंफॉर्मेशन मुहैया कराई, दैट हैज बीन गिवन टू यू। she has given about the budgeted information and the actual information, and you are a management accountant. You have to calculate for Deepika Padukone, that how much is the variance and which is the name of that, what is the name of that variance. So please write it down. Case study A, Deepika Limited presents the following information. Deepika आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रही है, एंड दैट इज, मान लेते हैं दिस इज द बजटेड इंफॉर्मेशन, सेल्स। बेटे दीपिका को लगा कि बजटेड सेल्स $1800 होगी, 1800 रुपए होगी, 1800 पाउंड होगी। बजटेड मटेरियल कॉस्ट विल बी 1000, क्योंकि बजट तो पहले ही बनता है। आपने पहले सेल्स बजट प्रिपेयर किया, आपने मटेरियल परचेज बजट प्रिपेयर किया, मटेरियल कंजम्पशन बजट प्रिपेयर किया, एंड यू हैव सीन दैट कि आपको $800 का फायदा होने वाला है। एक बच्चा कहता है सर लेबर ओवरहेड्स नहीं है। बेटे मैं एक्चुअली में जो चीज समझाऊंगा ना उसको एक्सप्लेन आई विल बी फोकसिंग। मैं बाकी चीजें मानूंगा कि सेम है, अगर मैं ले भी लेता तो एक्चुअल में सेम लेता। तो अभी आप बाकी बातें छोड़ दीजिए, अज्यूम करते हैं कि लेबर भी नहीं है, ओवरहेड्स भी नहीं है, खाली आपके सामने मटेरियल दिया हुआ है। बजटेड सेल्स गिवन है $1000, बजटेड मटेरियल कॉस्ट है, अच्छा बजटेड सेल्स है $1800, बजटेड मटेरियल कॉस्ट है कंज्यूम्ड $1000, $800 का आपको बजटेड प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा आपने सोचा महीने से पहले। अच्छा ये बजट कैसे बनाया होगा? बेटे हिस्टोरिकल डाटा से, एक्टिविटी एनालिसिस से, बेंचमार्किंग से, टारगेट कॉस्टिंग से। अब देखा आपको समझ आ रहा है लेक्चर 2 का कितना बेनिफिट था आपके लिए। अच्छा एक्चुअली कुछ पीरियड के बाद उन्होंने आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी, दीपिका ने दे दी। दीपिका, हाँ दीपिका रणवीर की बीवी दीपिका, सेल्स, वो कहता है जी एक्चुअल सेल्स हुई $1800 की। जो सेल्स आपने सोची थी बजटेड, उतनी हुई सेल्स, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने बजटेड मटेरियल कॉस्ट सोचा था $1000, लेकिन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जो खर्च हुआ वो $1430 हुआ।
हाय राम, हमने सोचा था कि $1000 ही लगेंगे मटेरियल के, लेकिन एक्चुअली में $1430 का खर्चा आ गया। इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए था कितना, $800 का, वो एक्चुअली में हुआ कितना, $370 का। इट मींस माय बजटेड प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एंड व्हेनेवर माय बजटेड प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, आई विल फाइंड आउट द वेरिएंस and I will do the analysis for that. And here, as per the information, I have just given you the material cost. अगर आप ध्यान से देखें, सेल्स में डिफरेंस नहीं है, $1800 थी, 1800 ही है। अच्छा, लेबर ओवरहेड्स तो मैंने दिए ही नहीं, इसलिए कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। एक ही चीज दी थी, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन दैट, मैंने अजम्पशन लिया कि बाकी सब कुछ सेम है। बेटे मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखें, आई हैव गिवन द मटेरियल कॉस्ट एज $1000 इन द बजट, बट एक्चुअली में आपकी मटेरियल कॉस्ट $1430 है। इट मीन $430 से आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट $430 से बढ़ गई तो आपका बजटेड प्रॉफिट कम हो गया, और एक्चुअली में हुआ कितना, $370। नाउ यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू विल फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बेटे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है कि $370, ये जो आपका $430 से प्रॉफिट कम हुआ, कॉस्ट क्योंकि $430 से बढ़ गई, इट मींस इट इज एडवर्स पोजीशन, इट इज अ नेगेटिव पोजीशन, इट इज अनफेवरेबल पोजीशन। तो इस अनफेवरेबल पोजीशन को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आइए मैं आपको ले चलूं उसी राह में जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें होंगी। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है, तो मैं खाली अब ध्यान दूंगा मटेरियल कॉस्ट में, बजटेड मटेरियल कॉस्ट। बेटे आपको लिखना है, अगर आप साथ साथ लिखेंगे ना तो मेरी सारी बातें आपको लॉजिकली समझ आएंगी। जो मैं बोल रहा हूं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा बजटेड मटेरियल कॉस्ट थी 100 किलोग्राम लगाएंगे, ₹10 के हिसाब से खरीदेंगे, $1000 की कॉस्ट आ जाएगी, वही आपने वहां पे लिखी थी। बट एक्चुअली में 100 किलोग्राम नहीं लगाया, 110 किलोग्राम का मटेरियल लगाया, और ₹10 में नहीं खरीदा, ₹11 में, $13 में खरीदा, $13 में खरीदा। 1 किलो $13। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मैंने कहा जी 1 किलोग्राम इतने डॉलर्स में बाय किया, तो टोटल आपके पास $1430 की एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई। अब आप ये बताइए एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपने कैसे निकाली? आपने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं ना, मैं प्यार से समझाऊंगा। आपने हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और लेट इट बी बजटेड मटेरियल कॉस्ट, आपने यहां पर भी यही तो किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अच्छा, कभी भी मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, छोटे से बच्चे से पूछो तो वो भी कहेगा जी क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, आई विल मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू प्राइस एंड दैट विल बी मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट $1430 के पीछे क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब आप ये बताइएगा कि मुझे अब ये चेक करना है कि जो $430 ज्यादा खर्च हुए उसके पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा आप ये बताओ, जब ज्यादा सामान ज्यादा रेट में परचेज किया जाएगा, आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स, इफ यू आर परचेजिंग अ क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस, आपने सोचा था कि $10 पर केजी में बाय करेंगे, बट यू हैव परचेज एट $13, $13 में खरीदा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके? मैं, आप, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कौन? परचेज मैनेजर्स। बेटे परचेज मैनेजर का जन्म क्यों होता है? व्हाई वी कीप अ परचेज पर्सन, कि भाई वो कोटेशन ले, सप्लायर ढूंढे, क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट देखे, और जहां से सबसे सस्ता मिल रहा है विद द गुड क्वालिटी वहां से बाय करे। हमने सोचा कि $10 में बाय किया जाएगा, बट उसने तो एक्चुअली में हद कर दी, हद कर दी आपने। परचेज मैनेजर $13 में आपने बाय किया। वी हैव थॉट कि आप ₹10, $10, £10, €10 में पर केजी को बाय करोगे, बट यू हैव एक्चुअली परचेज एट 13। आप मुझे बताइए जी, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? तो मैंने यहां पे लिखा लॉस ऑफ 430 इज प्राइमा फेसी ड्यू टू क्वांटिटी एंड प्राइस। बड़ी सिंपल सी बात है जी, क्वांटिटी एंड प्राइस, दो
बंदर है जी, दो वानर है, नल और नील, राम जी के दो, एक क्वांटिटी और दूसरा प्राइस। इट मींस वो 430 की कॉस्ट होने के कारण दो हैं। द इंक्रीज इन द कॉस्ट इज ड्यू टू टू रीजंस। रीजन वन इज प्राइस, रीजन टू इज क्वांटिटी। तो अब सवाल आता है कि प्राइस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो $430 जो आया उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भाई $13 में खरीदा गया, जबकि हमने सोचा था कि $10 में खरीदेंगे। इट मींस डिफरेंस इन प्राइस $3 का आ गया। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल. So as a management accountant, we are finding out who is responsible. We are fixing the responsibility, and then we will ask that what are the reasons why you have purchased at $13 when it should have been purchased at $10. जब वो चीज 10 में खरीदी जा सकती थी तो आपने 13 में क्यों खरीदी? तो मैं कहता हूं डिफरेंस इन प्राइस। पहले बताओ ये बात सबको समझ आ रही है? $430 का जो खर्चा बढ़ा वो दो कारण से बढ़ा। कारण वन प्राइस, कारण दो क्वांटिटी। क्वांटिटी भी ज्यादा लगी, 100 किलोग्राम लगनी थी, लग गई 100, 110, और प्राइस भी ज्यादा लगा। अब मैं प्राइस ज्यादा लगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे में डाल रहा हूं। किसके? परचेस मैनेजर के कंधे। कि भाई 13 में खरीदने वाला 10 में खरीदने वाला 13 में खरीदा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेस मैनेजर 10, 12 डिफरेंस इन प्राइस। आई थिंक ये समझ आ रहा सबको। इनटू क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो डिफरेंस इन प्राइस क्या है? भाई डिफरेंस इन प्राइस आप 13 माइनस 10 कर लो। हाँ जी, ये गलत लिखा मैंने, ये 13 है। आप 13 माइनस 10 कर लो या 10 माइनस 13 कर लो, उसमें क्या हो गया? बात एक ही है, आपको लॉजिक समझ आ गया ना? आप 13 माइनस 10 करो या 10 माइनस 13 करो, दोनों ही डिफरेंस इन प्राइस है। बट सवाल आता है कि अब आप इसको गुणा कितनी क्वांटिटी से करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी तभी तो पता चलेगा। ये तो आपके पास ₹3 का डिफरेंस आया, ₹3, दिस इज फॉर 1 kg। तो क्या परचेज मैनेजर ₹3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेटे $430 का डिफरेंस है टोटल कॉस्ट में। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 ओनली, दिस इज फॉर 1 kg। तो कितने किलोग्राम खरीदे गए, परचेज किए गए या कंज्यूम किए गए? आराम से बेटे, यहीं पे एक बात समझानी है जो लॉजिक है। अब पॉइंट ये आता है कि डिफरेंस इन प्राइस तो समझ आ गया, 13 माइनस 10, $3 का डिफरेंस है। बट वेदर आई शुड मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी परचेज्ड और वेदर आई शुड मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी कंज्यूम्ड, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 110 kilograms. It should have been consumed 100 kilograms. तो परचेज मैनेजर कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालेंगे, जब उसकी लायबिलिटी निकालेंगे, जब उसको कहेंगे कि भैया बताओ आपने इतनी क्वांटिटी क्यों, इतना पैसा क्यों ज्यादा दे दिया, तो सवाल आता है कि वो डिफरेंस इन प्राइस को हम क्वांटिटी परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे या क्वांटिटी कंज्यूम्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर हम परचेज मैनेजर से पूछें तो कहेगा साहब आपको मल्टीप्लाई क्वांटिटी परचेज से करना चाहिए, 100 से करना चाहिए। अज्यूम करते हैं यहां पर 100 क्वांटिटी परचेज है। अगर वो कहेगा कि हम पूछे व्हाई यू वांट टू मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी परचेज, वो कहेगा खरीदी तो मैंने 100 है। अब उसने ज्यादा कंज्यूम कर दी प्रोडक्शन मैनेजर ने, वो तो उसकी गलती है। सवाल ये आता है कि कंज्यूम ज्यादा की या कम की, नो डाउट वो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है। बट आपने जब खरीदा तो आपने टोटल क्वांटिटी, मैं अज्यूम कर रहा हूं टोटल क्वांटिटी कितने की खरीदी, कंज्यूम हुई या नहीं? आप ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या डेबिट करते हैं, कंज्यूम्ड या परचेजेस? भाई बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हैं, when you prepare a profit and loss statement, when you prepare a income statement, जब आप वहां पर एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं तो वहां पे मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड लिखते हैं या मटेरियल कॉस्ट परचेज लिखते हैं? बेटे कंज्यूम्ड लिखते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंज्यूम्ड आता है, परचेज नहीं आता। क्या पता आपने परचेज 150 किलोग्राम किया हो और कंज्यूम 110 किया हो, क्या पता आपने परचेज 80 किया हो, कंज्यूम 110 किया हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक। इट मींस द पॉइंट इज व्हेन आई सीक प्रॉफिट कैलकुलेशन आई ऑलवेज डेबिट एक्चुअल कॉस्ट कंज्यूम्ड। सो हियर व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्राइस वेरिएंस, मैं जब क्वांटिटी की बात करूंगा तो मैं यहां पर क्वांटिटी में मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी बात बोलने वाला हूं, आप सब लिखेंगे। मैं यहां पे कह रहा हूं डिफरेंस
डिफरेंस इन प्राइस, ये बात तो सबको समझ आ गई। अच्छा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज मैनेजर, ये परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनटू, बिकॉज इन इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज हम बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हैं, बिकॉज बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से आते हैं, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट लॉस में हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड करते हैं, ना कि परचेज। तो हम यहां पर, आप बताइए, मैं यहां पर लिखूंगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो अगर आप यहां देखना चाहें तो डिफरेंस इन प्राइस आ गया जी 13 माइनस 10 इंटू 110 किलोग्राम। आराम से बेटे, 3 इंटू 110 किलोग्राम, इसका मतलब $330 का जो एडवर्स, जो नेगेटिव, जो कॉस्ट बढ़ा, इट इज ड्यू टू प्राइस। बड़ा सिंपल है जी, मैंने जान के लंबा कर दिया, वैसे था सिंपल, क्योंकि मैं आपको लॉजिक्स कंसेप्ट बताना चाहता था कि आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट करनी है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। परचेज मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहता हूं जी, परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परचेज मैनेजर शुड have purchased the goods at that original price. तो difference in price into actual quantity consumed, because profit and loss account में हम consumed लिखते हैं, because profit consumed से आता है, तो मैं यहां पर into कर रहा हूं actual quantity consumed। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है सर। $430 का डिफरेंस जो अभी अभी हमने देखा, $430 से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। It is due to two reasons. It is due to two reasons. The first reason is it is due to difference in the price, because purchase manager has purchased at $13. It should have been purchased at $10. So $3 is the increase in the cost. So $3 into quantity consumed. तो वो मैंने कैलकुलेट कर दिया जी। दूसरा, now the point is, सेकंड इज, आप अगर चेक करें, आप यहां पे डाटा को देखें तो 110 किलोग्राम की क्वांटिटी को यहां पर कंज्यूम किया गया है। 110 किलोग्राम क्वांटिटी होनी चाहिए थी 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम की क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी, प्यार तो होना ही था, बट एक्चुअली में कंज्यूम भी 110 हुई। अच्छा, ज्यादा किलोग्राम, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम अगर हो जाती है तो इसके लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है या प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है? बेटे, प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। परचेज मैनेजर को क्या मतलब है, आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कम कंज्यूम कर रहे हो, इज नॉट, ही इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल कि भाई परचेज सही रेट पे होना चाहिए। बट अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कंज्यूम करते हो तो दैट इज अ प्रोडक्शन मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो 110 किलोग्राम की क्वांटिटी यूज कर दी गई, होनी चाहिए थी 100 किलोग्राम। इसका मतलब 10 किलोग्राम ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर दी। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी, मैं यहां पर आ गया जी, हेडिंग लिखेंगे। बेटे केस स्टडी है, ईमानदारी से सारी बातें नोट करना, कमर सीधी करके बैठना, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। जब हम ये पूरे प्रोसेस 4-5 लेक्चर से बाहर आएंगे ना, तो आपको रोशनी रोशनी दिखेगी। अस्मो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। आप लिखो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, डिफरेंस इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड, डिफरेंस इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। 110 किलोग्राम कंज्यूम कर दी गई जबकि होनी चाहिए थी 100 किलोग्राम। आप बता दीजिए, अब मैं 100 माइनस 110 करूं या 110 माइनस 100 करूं, बात एक ही है यार। आपको लॉजिक समझ आ गया, रटना थोड़ी है यार। आप बताओ, रटना थोड़ी है, लॉजिकली बात समझ आ गई। बट अब मुझे बताओ, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस के साथ, क्योंकि ये तो खाली 10 किलोग्राम आया, मुझे तो टोटल वैल्यू निकालनी है। सवाल ये आता है कि 10 किलोग्राम को मैं स्टैंडर्ड प्राइस $10 से मल्टीप्लाई करूं या एक्चुअल प्राइस $13 से मल्टीप्लाई करूं। एक बच्चों को नींद आ रही होगा, तो $10 कहां से आ गया और 13 कहां से आ गया। कान पे थप्पड़ मारूंगा, कमर सीधी करके बैठता नहीं, मैं कहता $10 कहां से आ गया, $13 कहां से आ गया। $10 ये रहा जो आपने सोचा था कि $10 में खरीदोगे, बजट जब बनाया था, एक्चुअली में $13 में खरीदा।
तो मेरा मतलब आपसे ये है, ये सवाल है that if you want to assess the responsibility of a production manager, then whether you will multiply with the price, whether that price should be standard price or whether that is actual price. My dear friends, प्राइस का वेरिएंस मैंने पहले ही परचेज मैनेजर के सड़बत्थे डाल दिया, उसके कंधे में डाल दिया. प्राइस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है. तो हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेंगे, प्राइस को स्टैंडर्ड मान लेंगे. इसका मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं यहां पर $10 से मल्टीप्लाई करूंगा. आई विल नॉट मल्टीप्लाई विद $13 बिकॉज प्राइस का रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की है, क्वांटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की है. तो मैं यहां पर प्राइस को कांस्टेंट मान के चलूंगा, प्राइस का इफेक्ट नील करके चलूंगा. आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, मैं कितनी सारी बातें बोल रहा हूं. प्राइस का इफेक्ट नील करके चलूंगा. फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात से समझाना चाह रहा हूं कि प्राइस का रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की है. फिर मैं कहना चाह रहा हूं इसकी नील अजम्पशन ले रहे हैं, कुछ भी मानिए, आगे आपकी मर्जी है. तो आप बताइए जी, यहां पर इफ आई डू लाइक दिस, तो मेरा यहां पर बेटे फॉर्मूला बना 10 × 10 दैट कम्स टू 100 किलोग्राम्स और 100 रुपीज या डॉलर्स या कुछ भी. बेटे आपको पता ही नहीं कि आपने दो वेरिएंस जाने अनजाने में कैलकुलेट भी कर दिए और दोनों वेरिएंस के लॉजिक भी समझ आ गए आपको. आइए एक आध बात लिख लें, फिर आगे चलेंगे. बेटे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस समय हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. और मैं एक गाना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार मजा आ गया ये गाना. सच में यार ये गाना सच में अच्छा लगेगा आपको. अब देखिए गाना है ही नहीं, चांस की बात है, यहाँ पे गाना नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अभी देखेंगे बेटा. मैं अभी गाना दिखाऊंगा पक्का, आपको जो वादा किया है. पहले एक बार आप एक बार छोटा सा और लिख लें, फिर आगे चलते हैं. मैंने कहा आप लिखें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ईदर, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये वर्ड, ये टेबल, ये फ्लो चार्ट. एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी तक बोली ना वो भी बड़ी कीमती है यार. किसी बुक में, किसी जगह, किसी वीडियो में, किसी यूट्यूब में कोई टीचर नहीं देगा इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी आपको. परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ही इज रिस्पॉन्सिबल. व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद एक्चुअल क्वांटिटी and why we are multiplying with actual quantity consumed while calculating price variance and why we are multiplying with standard price and quantity. बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद हल्का लग रहा है यार, नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर में मानना इसको. आप लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ईदर ड्यू टू चेंज इन द यूसेज ऑफ मटेरियल और ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल. आराम से मैंने अभी अभी कहा आपको कि वो जो $430 की ज्यादा कॉस्ट आ गई वो दो वजह से आई. एक तो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम की और एक प्राइस ज्यादा किया. वैसे जरूरी नहीं कि हर बार दो वजह से, या तो खाली प्राइस से हो सकती है या खाली क्वांटिटी से हो सकती है या प्राइस और क्वांटिटी दोनों से हो सकती है. द केस स्टडी विच आई हैव यूज्ड उसमें दोनों थे, इसीलिए मैंने लिखा और एंड. और का मतलब ये या ये, एंड का मतलब ये भी एंड ये भी. तो ऊपर लिखेंगे जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ईदर ड्यू टू चेंज इन द यूसेज ऑफ मटेरियल और एंड ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी यूसेज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल. अच्छा यूसेज के वैसे बड़े सारे नाम हैं, यूसेज कह दो, क्वांटिटी कह दो, कंजम्पशन कह दो. तो मैं अलग अलग बार अलग अलग नाम यूज करूंगा, आप घबराना मत यार, डरना मत. और प्राइस का तो इस वेरिएंस का नाम है जी मटेरियल यूसेज वेरिएंस. इसका मतलब जब आप ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उसकी जवाबदेही है. he has to answer, he is answerable to the management that why he has consumed more quantity when we have thought that this much quantity kilogram will be used, 100 kg in this example, why he has used 110 kg. So this variance in the profit is due to the material cost, and in the material cost it is due to the quantity usage, and because of this quantity usage this production manager is responsible, and this variance is named as material quantity variance or material usage variance. I think ये clear है.
अच्छा, डिफरेंस इन प्राइस, $13 में खरीदा, 10 पे खरीदना था, that difference in price is named as material price variance and the purchase manager is responsible for that. तो मैंने वहां पे लिखा material price variance, बेटे लिख लो, साथ साथ लिख लो, अच्छा रहेगा बेटा. Material cost variance is either due to change in the usage of the material or due to change in the price of the material and this is this. अब देखो जी, कहानी किस्मत की, ध्यान से सुनना. मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं, मैंने अभी तक लॉजिक की एक्सप्लेनेशंस बताई हैं. मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि फॉर्मूला रटना नहीं है, लॉजिकली पहले समझना है. जो अभी तक लॉजिक समझा ना, उसी से फॉर्मूला बन जाएगा. मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कह दे, यूसेज वेरिएंस कह दे, लिखे इट रेफर्स टू द चेंज इन द मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ मटेरियल्स. आई रिपीट, it refers to, it क्या, material usage variance refers to change in the material cost. जो material cost में change आया due to change in the quantity consumed of material. जो $430 की जो आपका कॉस्ट बढ़ गया, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, उसमें कितना कारण क्वांटिटी की वजह से है, उसका नाम है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूसेज वेरिएंस. फॉर्मूला मैंने लिख दिया. चेंज इन क्वांटिटी, अगर रुपीस में निकालना है तो चेंज इन क्वांटिटी तो लिखेंगे ही, बट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से. मैंने अभी अभी लॉजिक बताया दैट while calculating, because production managers is least concerned about the price at which they have purchased, so we will always see that the price effect is being nullified while calculating the usage variance, you know. So that's why we are multiplying with the standard price. Very very logical, you know. तो स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट के बाहर लेंगे, बीच में लेंगे डिफरेंस इन क्वांटिटी. अब आप ये बताओ जी, डिफरेंस इन क्वांटिटी कैसे लोगे. 100 किलोग्राम आपने यूज करनी थी, 110 किलोग्राम आपने यूज कर दी, इनटू अभी अभी किया था $10. अच्छा, आप एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कर दें, एक ही बात है. लेकिन अब क्या है कि जो भी फॉर्मूले से बनाएंगे ना, पहले स्टैंडर्ड लिख देंगे फिर एक्चुअल लिख देंगे. आप ऐसे एक्चुअल भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन ज्यादा लॉजिकली आपको तब समझ आएगा जब आप स्टैंडर्ड पहले लिखेंगे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं 100 किलोग्राम यूज करनी थी, 110 किलोग्राम कर दी, तो आपके माइंड में वैसे ही आ गया कि ज्यादा कर दी, इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा कर दी, इसका इट मींस मोर विल बी द कॉस्ट, इट मींस इट इज अ एडवर्स पोजीशन. तो अगर आप स्टैंडर्ड पहले लिखते हैं तो माइंड में प्रेशर डालने की भी जरूरत नहीं है. जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको फेवरेबल बोल देंगे, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स बोल देंगे, और माइंड भी जल्दी से उसी बात को एक्सेप्ट करता है. मेरी बात आप समझ रहे हैं. अगर आप ऐसे करें 110 एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर सकते हैं, लॉजिक क्लियर है. तो आपको पता है कि ज्यादा कंज्यूम किया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यार. बट आप क्यों ध्यान रखो इतना, आप उस फॉर्मूले को, उस लॉजिक को उस तरह से क्यों नहीं लो कि बिकॉज आई वांट टू सी द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, व्हेन आई से द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, तो मैं पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखूं और फिर एक्चुअल क्वांटिटी रखूं, फिर जो भी आएगा ऑटोमेटिकली आपको माइंड में प्रेशर देना नहीं पड़ेगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. एक बच्चे को नींद आ रही थी, कहता मुझे समझ नहीं आया. मैंने कोई बात नहीं बेटा, तू छोड़ ही दे, इस बात को छोड़ दे. तो ये आ गया जी $100 नेगेटिव एस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. चेक करिए, मैंने निकाल के दिखा भी दिया. 110 किलोग्राम माइनस 100 किलोग्राम, ये एक्चुअल क्वांटिटी थी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी. अब देखो यहां पर ना 1000 पॉजिटिव आ गया, 100 पॉजिटिव आ गया. अब आपको थोड़ा सा यहां सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव तो आ गया, वो तो मैथमेटिकली आ गया, बट एक्चुअली में एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये एडवर्स है या फेवरेबल है. तो आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा ये एडवर्स है. माइंड में थोड़ा सा प्रेशर लगा. बट अगर आप फॉर्मूले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी लिख देते हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, लेट इट बी AQ माइनस SQ और SQ माइनस AQ, इट हार्डली मैटर्स व्हेन यू नो द कंसेप्ट. So my point, my request to you will be that whenever you want to write a formula, you know, whenever you want to find out the difference, no need a formula. तो बेटर है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करें इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. अब आप देखिए ऑटोमेटिकली -100 आया, तो आपको अब ज्यादा माइंड में प्रेशर सोचना ही नहीं पड़ेगा. माइनस का मतलब ये एडवर्स, तो आप सीधा लिख देंगे 100 एडवर्स. मैं आ गया जी दूसरे फॉर्मूले में, दूसरा वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. परचेज मैनेजर
हरामी किस्म का था, उसने $10 की जगह $13 में वो सामान खरीदा, तो लिखिए इट रेफर्स टू द चेंज इन द मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, मटेरियल प्राइस वेरियंस। इट रेफर्स टू, इट का मतलब मटेरियल प्राइस लिखना है, लिखना है, एक बच्चा सोच रहा लिखना है। इट रेफर्स टू द चेंज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल के प्राइस की वजह से जो कॉस्ट में अंतर आया उस 430 में, खाली प्राइस की वजह से, उसका नाम है प्राइस वेरिएंस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज मैनेजर। तो चेंज इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लिखे या कंज्यूम्ड लिखे, मैंने आपको कहा ना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आप कंज्यूम्ड लिखते हैं, तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अब सवाल आता है चेंज इन प्राइस कैसे लें, यू कैन गो फॉर एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस और यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आप जब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं ना, लेट इट बी प्राइस, लेट इट बी क्वांटिटी, लेट इट बी एनीथिंग, तो माइंड में प्रेशर नहीं देने का, प्रेशर भूपेश आनंद को देने का, इजीली आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, गलती होने के चांसेस हैं। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये आ गया जी 13 माइनस, अच्छा 10 माइनस 13 माइनस 3 इंटू 110, ये बेटे ऑटोमेटिकली एक 330 माइनस आ गया, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली बिना सोचे लिखेंगे नेगेटिव को 330 एडवर्स। बेटे माइनस का मतलब अभी तक मान लीजिए एडवर्स कॉस्ट वेरिएंसेस में, प्लस का मतलब फेवरेबल। ठीक है जी, मैंने नीचे निकाल के दिखा दिया है, मुश्किल है ही नहीं। अभी तक कुछ फॉर्मूला किया आपने, लॉजिक ही समझा यार। आइए आइए जी, मैं अब एक पूरा फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको ये ब्रांच बना के दिखाई दी, पता नहीं आपने बनाई या नहीं बनाई, आप समझदार हो ना एक्चुअली में ज्यादा। मैंने आपको अभी भी बताया था कि मैं इस समय आपको ये बताने जा रहा हूं, क्या, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में दो एलिमेंट्स को मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड सेकंड इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस, मैंने आपको अभी अभी समझा भी दिया कि यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला रटना ही नहीं है, लॉजिक समझाया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इन दोनों वेरिएंस को जमा कर दें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। अच्छा सर, देखते हैं देखते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं। बेटे मैंने आज आपके सामने ये लिखा मटेरियल कॉस्ट में, बड़ी मेहनत की यार, स्लाइड्स बनाई है। आप बाकी लेक्चर्स देखो ना, पीपीटीज में कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किसी को, बस करते जा रहे हैं। आप जब लिख रहे हो ना हैंड रिटन स्लाइड्स, तो आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आ रही हैं, आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो। ऊपर लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का भी अभी फॉर्मूला लॉजिक पता चला, डिफरेंस इन क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, प्राइस वेरिएंस डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मैंने सिंबल्स ही लिख दिए, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिए। बेटे फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, है ना, ये ऐसे आ गया, ये कट गया, सर ये कट गया, हाँ मैंने कहा कट गया, तो क्या बच गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये बन गई जी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और ये बन गई जी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, लॉजिक समझेंगे हम सब, साथ साथ चलेंगे, कोई घबराहट नहीं, जल्दी नहीं, अफड़ा तफड़ी नहीं। हेडिंग दोबारा देखिए क्या लिखा मैंने, बेटा किसी बुक में, किसी लेक्चर में, किसी टीचर ने नहीं बताया यार, भूपेश आनंद आपको लॉजिकली बता रहा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज का फॉर्मूला लिख दिया, प्राइस का लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिए, ब्रैकेट खोल दिए, हाँ, फिर कट गया, कट गया, हाँ, जो बच गया वो क्या बचा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आप देखें ध्यान से, 430 कैसे आया देखते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100 किलोग्राम इंटू 10, 110 किलोग्राम इंटू 13, आप देखो
यही आ रहा है, माइनस कर देते हैं 1000 माइनस 1430, ये आ गया बेटा माइनस का ऑटोमेटिकली तो एडवर्स। और वैसे भी आप डायरेक्टली देखें तो $430, आप देखें ना $430 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, आप देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अभी अभी हमने सीखा, इट इज अ सम टोटल ऑफ टू, वन इज मटेरियल क्वांटिटी एंड मटेरियल प्राइस, दोनों में प्लस कर दिया। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 एडवर्स ये आया और 330 एडवर्स ये आया, तो इसका मतलब ये तो आना ही चाहिए ऑटोमेटिकली 430 एडवर्स, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप लॉजिकली बताइए। तो वो 430 या तो ऐसा समझ लीजिए, या आपको मैंने अभी डेरिवेशन करके दिखाई, कौन है यार जो डेरिवेशन भी करके दिखाता, मैंने डेरिवेशन करके दिखाई, यूसेज प्लस दिस, फिर यूसेज का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या, लॉजिक लिखा, डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, टिक 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 क्रॉस, एंड दिस इज अ फॉर्मूला। तो बेटा आपने जाने अनजाने में आज के लेक्चर में एक नोट लिखना, फिर मैं कुछ बात बताऊंगा। नोट 1 लिखिए, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कॉस्ट वेरिएंस में, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कॉस्ट वेरिएंस में, एडवर्स वेरिएंस और डेबिट वेरिएंस और अनफेवरेबल वेरिएंस। आराम से, नेगेटिव का मतलब है एडवर्स, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई। अब हम मैं मान के चल रहा हूं कि आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल में ही फॉर्मूला लिखेंगे, आज के बाद कुछ भी लिखेंगे, लेट इट बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेट इट बी स्टैंडर्ड प्राइस, पहले स्टैंडर्ड लिखेंगे फिर एक्चुअल लिखेंगे। एडवर्स, डेबिट, अनफेवरेबल का मतलब है इट इज डिनोटेड बाय एडवर्स। अब मैं आ गया जी नोट नंबर 2 में, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, फेवरेबल वेरिएंस, क्रेडिट वेरिएंस, इट इज डिनोटेड बाय एफ। अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनना, पहले जो मैं कहने जा रहा हूं मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस समय हम देख रहे हैं व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्राइस, इन द प्रॉफिट, and how much difference in the price is attributable towards material cost. And we are again preparing a branch that if there is a difference in the material cost, how much is the cost, material cost attributable due to more quantity consumed and due to more price paid. Because for more quantity consumed, production manager is responsible, and for more price paid, purchase manager is responsible. So we want to find out who is responsibility. As a management accountant, we want to fix the responsibility. I think यहां तक आपको सबको लॉजिकली बातें समझ आ गई है ना। लेक्चर 3 यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं, बातें बड़ी सारी हैं जो बतानी है, धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ बता दी ना तो आपको लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा यार। मैं रिपीट करूंगा बेटे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, होश सामने रखना, पानी की बोतल साथ में रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस जब तक चल रहा है बेटे जरा सा भी मजाक मत करना, ये कैजुअल क्लास नहीं है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।